बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 14 मई और पाकिस्तान में बुध की शाम। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले पसरूर में होने वाली घुमसान की जंग के बारे में खबर रखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि लाहौर से भी भारी तोपखाने से जवाब दिया गया है। आप परेशान होंगे कि फिर इंडिया पाकिस्तान की जंग लग गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस वक्त क्रेडिट की जंग लगी हुई है और वो भी टिकटॉक पर। पसरूर में अगर टैंकों ने गोलाबारी की है तो पंजाब की रानी ने पंजाब से भी भारी तोपखाने से उसका जवाब दिया है। उसमें पुलिस भी इस्तेमाल हुई है, गोभी, आलू, टिंडे सब कुछ इस्तेमाल हुए हैं गोलाबारी के अंदर। पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे और आप सर धुनेंगे कि ये किस सर्कस के साथ हमारा पाला पड़ गया है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं पसरूर, जहां पर आज क्रेडिट लेने के लिए एक भरपूर पीआर स्टंट किया गया। पहले तो ये सोचा गया कि आर्मी चीफ को अकेले लेकर जाते हैं, जो सोचने वाले थे। फिर उन्होंने कहा नहीं, इससे फिर थोड़ी सी तनकीद आएगी कि सिविलियन लीडरशिप कहाँ है। तो शहबाज शरीफ साहब को मधु कर लिया गया, टैंकों के ऊपर घास शास बांधी गई, पूरे वहां पर बड़े बड़े देव कामत जो हैं वो बिल बोर्ड्स पीछे लगाए गए, जिन पर इस जंग में होने वाले शोहदा के नाम लिखे गए। जी हाँ, वही शोहदा जो 24 मिसाइल हम पर फायर हुए थे, जिनमें से हमने एक भी नहीं रोका था, याद कीजिए। और वो जो 24 मिसाइल हम पर फायर हुए थे 6 जगहों पर, वहां पर शहादतें हुई थी और उसके बाद भी हम गू मगू की सूरत हाल में थे कई दिन तक। फिर राणा सनाउल्लाह ने आके हमें बताया कि कोई जवाब नहीं देना, जवाब दिया जा चुका है, बस खत्म हो गई बात, हमने तैयारे गिरा लिए, उन्होंने मिसाइल मार लिए। और सिर्फ ये वही नहीं, इसहाक डार हों, ख्वाजा आसिफ हों, ये सभी की एक ही स्टेटमेंट थी कि बस काम हो गया। उसके बाद आप सब खड़े हो गए, आप सबने डंडा उठा लिया और फिर आपने वो तरपाई की, पूरी कौम ने वो तरपाई की कि इनको समझ आई कि जवाब देना पड़ेगा। फिर भी जवाब नहीं दिया गया। याद कीजिए, अगले 3 दिन फिर भी गुजर गए। हमारे तमाम बड़े बड़े लोग जिनको बड़ा गुस्सा आता है वो आराम से चुप करके बैठ गए और वो कहीं नजर नहीं आए। उन दिनों ना उनकी कोई फुटेज नजर आई, ना फौजी साइड पे, ना दूसरी कि हम कोई कार्रवाई करें। हाँ, डीजी एसपीआर जरूर नजर आते थे सामने, लेकिन फैसला कोई ना कर सके हम और जवाब भी ना दे सके। फिर इंडिया ने टिकटॉक की बजाय सीधा ही हमारी बेसिस पर हमला कर दिया। जब उन्होंने बेसिस पर, सिविलियंस के बाद जब उन्होंने बेसिस पर भी हमला कर दिया, सिविलियंस तक तो हम कापी गए थे, मतलब कि बर्दाश्त कर गए थे, लेकिन जब उन्होंने हमारी बेसिस पर हमला किया तो जाहिर है फिर एयर चीफ, जैसा हमने बार बार आपको बताया कि उन्होंने कहा कि अब रिस्पॉन्ड ना किया तो फिर तो काम ही तमाम हो जाएगा। तो फिर वो वापस रिस्पॉन्स किया, लेकिन अब उस रिस्पॉन्स का जो क्रेडिट है वो लेने के लिए भारी तोपखाने से टिकटॉक पर लड़ाई जारी है। आज पसरूर में इसी सूरत हाल में टैंकों बेचारों के ऊपर घास शास बांधी गई। वहां पर फॉर्म 47 के वजीर आजम को भी ले जाया गया। लास्ट मिनट ये याद आया कि पूरी कौम तो कह रही है ज्यादा क्रेडिट एयरफोर्स को जाता है, तो फिर आफ्टर थॉट के तौर पर एयर चीफ को लास्ट मिनट बुलाया गया। जाहिर है इसमें उनकी कोताही तो नहीं है, उन्होंने तो कौमी यकजहती में फिर पहुंचना ही था, लेकिन शुरू में जो प्लान किया गया पीआर का उसमें वो शामिल नहीं थे। हालांकि ये जो सारा गुजरात और ये सारा एरिया है, एयर चीफ वहीं से बिलोंग करते हैं, तो गुजरात, सियालकोट, पसरूर, मुलक्का इलाके ही हैं। तो बहरहाल लास्ट मिनट उन्हें बुलाया गया वहां पर और टैंकों के ऊपर चढ़कर ये जो भी आप ये कहिए कि ये जो पीआर का काम है ये किया गया। हालांकि इससे पहले मोदी कर चुके हैं और अगली बात भी आपको बताएंगे कि अगर करना था तो जहां पर असल जंग लड़ी गई वहां करना था। टैंक थोड़ी ना चले पसरूर में, जो आप पसरूर में जाकर टैंक पे चढ़ गए। या तो आप वो काम करें जो हुआ है, और एग्जैक्टली जो पीआर होती है वो ऐसे होती है कि हमने क्लेम किया था कि हमने उधमपुर बेस को तबाह कर दिया, किया होगा, कुछ ना कुछ हिस्सा नुकसान भी पहुंचाया होगा, लेकिन आप गौर कीजिए कि मोदी सबसे पहले उधमपुर ही पहुंचा और उसने वहीं पर पूरी बेस भी दिखाई पूरी दुनिया को, और वहां खड़े होकर उन्होंने नारे भी मारे। ये होती है पीआर। ये कोई मैं उनकी बेजा तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इसको कहते हैं सटल मैसेजिंग। क्या उन्होंने जवाब भी दे दिया और कहा भी नहीं। जवाब ये दिया कि उधमपुर पूरी तरह से तबाह नहीं हुई, ये हम खड़े, हम जाके टैंक पे चढ़ गए, क्योंकि हमने टैंक को क्रेडिट देना, हमने जहाज को नहीं देना। हमने हर सूरत तमाम का तमाम क्रेडिट जो है ना, टैंक में से भले को गोला फायर हुआ है इस दफा या नहीं, लेकिन क्रेडिट हमने टैंक के गले में डालना है। हमने किसी सूरत F-17 के गले में नहीं डालना है, या रफीकी एयरबेस या किसी और एयरबेस पर नहीं डालना, वरना तो हम सारे मिलके जो स्क्वाड्रन लीडर थे उनके जनाजे पे चले जाते। हम में से आज जितने भी टैंकों के ऊपर चढ़े थे, एक ने भी अभी तक स्क्वाड्रन लीडर साहब का ना जनाजा पड़ा है, ना हमने जाकर उनकी वालदा के साथ फातिहा खानी की कोई वीडियो जारी की है या उनके घर वालों के साथ, क्योंकि उधर क्रेडिट हमने देना नहीं, हमें मसला है। उधर क्रेडिट दे दिया तो फिर तो मसला खराब हो गया। तो इसलिए आज ये टैंकों के ऊपर हमने घास शास बांध के वहां पर हमने बाजू ऊपर करके नारे शारे फुल मारे और हमने खूब क्रेडिट समेटने की कोशिश की। अंदर की खबर आपको देते हैं कि यहां पर असल में बाजी मरियम की ख्वाहिश थी जाने की और वो टैंक पर चढ़ना चाहती थी। आपको पता है कि वो कोई चीज नहीं छोड़ती, ट्रैक्टर हो, टैंक हो, हर जगह चढ़ जाती हैं जाके। इस दफा भी उनका पूरा प्रोग्राम था कि वो टैंक पर चढ़े, लेकिन फिर माजी में खराब आप लोग बहुत हैं, आप लोग भी तो जान नहीं छोड़ते, जिसके पीछे पड़ते हैं बस उसकी तबाही मचा देते हैं। तो आप पीछे पड़ गए और वो जो तनकीद हुई उसके बाद बाजी को ये कहा गया कि नहीं, आप रहने दें, आप उधर लाहौर में ही कोई कार्रवाई कर लें। तो उन्होंने फिर लाहौर में 2 कार्रवाइयां की, दोनों आपके सामने रखते हैं और आप भी सर धुनेंगे जब आपके सामने दोनों कार्रवाइयां रखेंगे हम। तो पहली कार्रवाई तो उन्होंने एक इन्हीं की तरह उन्होंने भी गार्ड ऑफ ऑनर लिया
उसमें कॉलेज की बच्चियों को तैयार किया गया, उनको पुलिस की यूनिफॉर्म पहनाई गई, साथ एक दो पुलिस वाले दिए गए। उन बेचारियों की जाहिर है कॉलेज के अंदर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग तो होती है, कुछ और ट्रेनिंग की गई जल्दी जल्दी 2-4 घंटे में, वो आपको नजर भी आ जाएगी परेड के अंदर। और उन्होंने एक तकरीब वहां पर करके अब वक्त शहादत आया, वो जो एक तौहीद का परचम लहराया, उस धुन के ऊपर वो परेड की गई और सामने खड़ी बाजी सलाम ले रही थी, जो मेरा ख्याल है मैनी पैडी करवा रही थी जब जंग लगी हुई थी, कहीं नजर ही नहीं आई थी। लेकिन अब वक्त शहादत आ गया है, तो अब असल में टिकटॉक का वक्त शहादत आया है कि जो असल वाली जंग थी उसमें तो ना अब्बा की आवाज़ निकली, ना बाजी की निकली, ना कहीं शक्ल नजर आई। इन शहीदों के घरों तक नहीं गए, शहीदों का इन्होंने जनाजा तक नहीं पढ़ा, कोई इनकी पार्टी के मेन लीडर ने जाके शहीदों के घर पर जनाजा या उनके साथ पुरसा अभी तक नहीं किया। और बाकी छोड़ दें, जो स्क्वाड्रन लीडर शहीद हुए उनके साथ ना टैंक पे चढ़ने वाला अभी तक कोई साहब मुझे नजर आए, ना उनके जनाजे में। याद कीजिए रेंजर्स का जनाजा हम सब ने पढ़ा था, वो जो एक गाड़ी के नीचे हाशिम अब्बासी नामी शहरी था जिसकी गाड़ी के नीचे आके कुचले गए थे, डाल पीटीआई पे दिए थे। और फिर हमें टाउट्स ने बताया था कि आर्मी चीफ बड़े गुस्से में हैं और उन्होंने कहा है कि मेरे बॉयज का बदला लिया जाए। और फिर 26 नवंबर को क्या हुआ था लोगों के साथ उस बदले के चक्कर में, वो आप सबके सामने है। बाद में निकला, कहानी ये निकली कि वो हाशिम अब्बासी जिसका पीटीआई से कोई लेना देना नहीं था, उसकी गाड़ी के नीचे आकर ये जवान जो है बेचारे कुचले गए थे। उनके जनाजे हमने पढ़े थे, उनमें फार्म 47 का वजीर आजम भी था, आर्मी चीफ भी थे, लेकिन स्क्वाड्रन लीडर जो इंडिया के मिसाइलों से शहीद हुए उनका जनाजा इनमें से किसी ने नहीं पढ़ा। आगे चलते हैं, ये काम तो हो गया। बाजी ने भी वहां पर, आप ये जरा थोड़ा सा आपने देखना है, थोड़ा फास्ट करके भी थोड़ा सा दिखाएंगे, ये जरूरी है। माजरत आपसे, लेकिन ये जरूरी है कि आपको दिखाऊं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक तरफ तो जैसे टैंकों के ऊपर ही नाम लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मतलब टैंक के ऊपर बाकायदा टैंक ने अपना नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब आइंदा इस टैंक को शहबाज शरीफ बैठकर चलाएंगे, या अब उनका टैंक है, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है उनका। चले, ऐसा ही होता होगा फिल्मों के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ जो बाजी ने काम किया है ना, वो बड़ा ही उम्दा है। बाजी को एयरफोर्स वाले तो हाथ लगे नहीं, एयरफोर्स वालों ने किसी बेस पे भी नहीं बुलाया। किसी ने आपको कहानी सुनाएंगे कि एयरफोर्स के चंद ऑफिसर, ये एक रूटीन की बात होती है, वो डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स के ऑफिस आते हैं जब उनकी ट्रेनिंग जारी होती है। तो एयरफोर्स के अफसरान आए थे बाजी को मिलने, और बाजी ने वहां पर जो तकरीर फरमाई थी चीफ मिनिस्टर ऑफिस लाहौर में, वो किसी दिन आपको दास्तान सुनाएंगे, आप सर धुनेंगे। लेकिन आज जरा आपने फोकस ये करना है कि क्योंकि बाजी के हथे ना फौज चढ़ी आज, और वजह आपको बता दिया कि वो नहीं चाहते थे कि बाजी टैंक पर चढ़े जाके, और ना ही एयरफोर्स चढ़ी। तो बाजी ने एयरफोर्स से मिलती जुलती, जो एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने दूसरे दिन जो यूनिफॉर्म पहनी थी, उस यूनिफॉर्म से मिलते जुलते, माजरत इस बात पे मैंने नहीं किया काम, बाजी ने किया, ये आप देख लें, उस यूनिफॉर्म से मिलते जुलते बैंड वाले बुला लिए। बाजी ने कहा एयरफोर्स का टच तो आना चाहिए। तो वो आपको पता है ना कि आप अगर शादी पर बैंड लेने जाएं तो वो बैंड आपको फौजी वर्दियों में भी मिलता है, नेवी में भी मिलता है, एयरफोर्स में मिलता है। तो बाजी ने कहा कि चलें, बाजी ने कम से कम ये इंसाफ तो किया, बाकी तो कोई नहीं कर रहा, एयरफोर्स को क्रेडिट नहीं देना चाह रहा बाकी कोई भी, बाजी ने चलें बाजे वालों को वो वाली वर्दी पहना के कुछ ना कुछ बाजी ने अपने आप को भी क्रेडिट दिया और कुछ ना कुछ कौम को भी बताया कि असल में ये जंग इन्होंने लड़ी है। तो बाजी ने बाजे वालों से सलामी ली, स्कूल की स्टूडेंट से ली, और बाद में बाजी ने कहा कि ये सलामी असल में जो लैपटॉप जीतने वाले हैं उनको है। सलामी बाजी खुद ले रही थी, लेकिन जहां पर डालना होता है लैपटॉप जीतने वाले, ये लैपटॉप किसी मुकाबले में नहीं हम जीतते, बस आपका पैसा अंधाधुंध लिस्टें बना के हम दे देते हैं, लेकिन बाद में हम कहते हैं ये लैपटॉप जीते गए। खैर ये तो हो गया, लेकिन आपको एक राधा और शाम की फिल्म दिखाते हैं। ये आज लाहौर में शूट हुई, फीचर फिल्म थी, लाहौर के अंदर ये फिल्म शूट हुई, तो इसने 1960, 70, 80 की दहाइयों की सारी फिल्मों की याद ताज़ा कर दी। अब तो ज़रा थोड़ा सा मॉडर्न ज़माना है, थोड़ा रियल लोकलाइक किस्म की फिल्में बनाई जाती हैं। उस ज़माने में ज़रा भले ज़माने थे, आपको पता है कि अब अगर आप उन्हें स्लो मोशन पे देखें तो वो जो मुक्का या थप्पड़ लगता था वो भी 1 फुट दूर से 2 फुट दूर से गुजरता था, लेकिन हमें स्क्रीन पर ऐसे ही लगता था तब के मुक्का और थप्पड़ लगा है। कहने की बात यह है कि वो ज़माना और था, भला था, लेकिन बाजी ने आज भी वही शूटिंग की। ये ज़रा वीडियो अब आपने स्क्रीन पर गौर से देखनी। सबसे पहले तो बाजी, क्योंकि मेरी बहन है, मैं उनको मशवरा दूंगा कि वो जब भी चलती हैं अपना दुपट्टा ठीक करती रहती हैं, कॉन्शियस होती हैं, विच इज़ परफेक्टली फाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरा मशवरा है कि अगर वो इतनी कॉन्शियस है तो फिर थोड़ी बड़ी चादर ले लिया करें। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो छोटा दुपट्टा लें, हमारी बहन है वो बड़ा लें, वो उनकी मर्जी है। लेकिन क्योंकि वो ज़्यादा वक्त दुपट्टा ठीक करने में लगी रहती हैं, तो वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करती हैं, बजाय इसके कि उसी में वो अपने लाइक हाथों के जो जेस्चर्स हैं उनका इस्तेमाल करें, बेहतर कम्युनिकेशन कर सकें, टिकटॉक हो या वैसे ज़िंदगी हो। तो मेरा मशवरा ये है कि बाजी या तो मतलब अगर आपने छोटा दुपट्टा लिया तो कॉन्शियस होना बंद हो जाए, अगर कॉन्शियस होना है तो आप बड़ी चादर ले लें, उससे मामला ठीक रहेगा। अब इस पर औरत कार्ड ना निकाल लीजिएगा, मैं बार बार बाजी कह रहा हूं, इज्जत और एहतराम से सिर्फ एक मशवरा दे रहा हूं पीआर का। मुझे इससे बिल्कुल, मैं दुपट्टा पुलिस नहीं हूं कि मैं आपको बताऊं कि आप छोटा दुपट्टा लें, या बड़ी हमारे लिए मोहतरम है, छोटा दुपट्टा लेंगी फिर भी हमारी बाजी बहन है, आप बड़ा लेंगी तब भी हमें कोई इससे मसला नहीं है। अच्छा जी, खैर बाजी चलते हुए आई है। अब आपने वीडियो को गौर से पीछे देखें, पीछे जैसे राधा और शाम की फिल्म के अंदर लोग चल रहे हैं ना, ये चीफ मिनिस्टर हैं जो एक किसी बड़े किसी को बहुत ऐसे बाजार में नहीं आगे जहां ऐसे लोग आते हैं, एक गरीब गुरबा इलाके के अंदर आप देख सकते हैं जहां पर ज्यादातर दुकानें बंद हैं, 1, 2, 3 खुली हैं बस, बाकी दुकानें सारी पुलिस वालों ने सुबह सुबह बंद करवा दी थी। जहां जहां पर शूटिंग होनी थी वहां पर सब्जी ऐसे ही लगी हुई है जैसे किसी फ्रेंच स्टोर में लगी हो, मतलब लगी तो टोकरियों में है, लेकिन नीचे टोकरियों के नीचे
बाकायदा प्लास्टिक डली हुई है या कोई पेपर है जिसके ऊपर सब्जियां रखी हुई, सब्जियां धुली हुई हैं, उनको मेरा ख्याल पानी में तेल डाल के उनकी अच्छी तरह से सफाई की, चमक रहे हैं खीरे शीरे सारा कुछ। तो आपको इससे अंदाजा आ रहा है कि फिल्म का सेट ठीक लगा हुआ है। जो सब्जी वाला है वो भी 35 कह रहा है, वो भी 35 नहीं कह रहा, भी पंजाबी में बात नहीं कर रहा, वो भी सीधा 35 रुपीज़ की ही सब्जी दे रहा है। वहां पर एक ही खातून है सब्जी लेने वाली, कोई और नहीं है। उसने बाजी को साइड हक दी है, सीधी तो हक, आपको पता है गर्मी बड़ी है आजकल, मामलात ख़राब हो जाते हैं, कपड़े शपड़े ख़राब होते हैं, तो साइड हक दी गई है। उससे बाजी ने पूछा है कि मैं तो रात भर मुझे तो नींद नहीं आती। ये आपको लग रहा होगा कि मैं गलत बयानी कर रहा हूँ, ये जरा एक दफ़ा वीडियो सुन लें, फिर इस पर इसको आपने गौर से सुनना है। इसमें 2-3 चीज़ें वो मैंने आपको बतानी, ये वीडियो जरा सुन लें एक दफ़ा। आलू 50, गोभी, प्याज, प्याज और सब्जी खाई। थोड़ा सा सारा दिन मुझे ये फिक्र होती थी कि यहाँ की खाने पीने की चीजें ना महंगी होती। प्याज कैसे दे रहे? 35। सुन लिया आपने। अब जरा बोलूंगा मैं और आपने स्क्रीन पर इस वीडियो को देखना है। आप गौर से देखें कि पीछे जो पब्लिक है वो चल रही है। अब वहां पर मर्सिडीज गाड़ियां खड़ी हुई हैं, वहां पर गार्ड्स लगे हैं। एक बाजी ने तो माशाल्लाह परफ्यूम भी ऐसा लगाया होगा कि इनमें से ज्यादातर लोगों ने मेरी तरह कभी उस फ्रेग्रेंस को कभी फील ही नहीं किया होगा जिंदगी में। तो खुशबू की वजह से बेचारे रुक जाएंगे देख के कि यहाँ कौन आया है। लेकिन कोई बंदा नहीं रुक रहा पाकिस्तान में। तो यकीन कीजिए कि कोई बंदा साइकिल को पंक्चर लगा रहा हो ना, या कोई बंदा, मेरा मतलब कहीं बैठा किसी के बाल काट रहा हो या कोई भी काम हो रहा हो, तो 10 बंदे पास रुक जाते हैं। गाड़ी में गाड़ी लग जाए तो सारा शहर रुक जाता है देखने के लिए। 2 बंदे लड़ाई कर रहे हो तब देख रहे होते हैं, 2 बंदे हंस रहे हो तो तब सारा शहर खड़े हो गए। मतलब हम थोड़े से इस मामले में, जरा आपको पता है कि कलेक्टिव किस्म की हमारी पर्सनैलिटी है। हम अपने मामलात में दूसरों की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन दूसरों के हर मामले में हम दखलंदाजी करते हैं। तो हर जगह पर रुक के हम चीज़ें देखते हैं। यहाँ कोई नहीं रुक रहा। गाड़ियां बड़ी बड़ी लेविश बाजी खड़ी हैं, चीफ मिनिस्टर, अंधे हैं लोग, नजर ही नहीं आ रहा लोगों को। अब देखिए लोग रूटीन में नीचे चल फिर रहे हैं, कोई नहीं आ रहा। लेकिन ये क्या हुआ, ये जरा वीडियो के आखिर पे राइट साइड वाले कॉर्नर पे देखें तो हमारी वो जो मीसनी वाली मरियम औरंगजेब बाजी हैं वो आई। अब मीसनी साहबा ने क्या किया, उन्होंने जो स्टेज्ड लोग थे वो जरा बेचारे डरे हुए पीछे खड़े थे। उन्होंने हाथ से कहा आगे आओ, हाथ हिला के उन्होंने कहा आगे आओ, और उनको आगे ला के खड़ा किया गया। ये हैं वो ड्रामे जो ये लोग करते हैं। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते। इनको लगता है कि सब पागल हैं। लोगों को लगता है कि ये सारी दुकानें बंद हैं, 2-3 दुकानें बीच में से खुली हैं, वहां सब्जी के रेट लेना मीन गई हैं ये वहां पर, लेकिन ये सब स्टेज था। और ये पीछे जो लोग बेचारे फिर रहे थे ये भी स्टेज थे। इसमें अगर आप गौर करें तो आपको नजर आएगा कि आम कपड़ों में कैमरामैन छोड़े हुए हैं सारे। पीछे अगर आपको नजर आए तो जो खाकरूब हैं वो फिर रहे हैं पीछे अपनी टिपिकल यूनिफॉर्म पहने, जरा रश का माहौल बनाने के लिए। तो आज ये आलू टींडे गोभी वाले गोला बारूद जो है वो फेंका गया है। एक तरफ ये दिखाया गया बाजी को कि वो बड़ी एक्टिव है जंग के बाद। जैसे बरसात के बाद निकल आता है ना बहुत कुछ, आपको पता है बरसात के बाद कई कुछ बाहर आ जाता है, उसी तरह जंग के बाद भी आपको आजकल लोग बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। भारी किस्म की ये जो है वो लड़ाई हुई है वहां पर। अब आगे देखते हैं कि आगे होता क्या है। लेकिन ये बात तय है कि आज इन्होंने वहां पर भरपूर किस्म का ये क्रेडिट लेने का पूरा जो सिलसिला है वो जारी रखा। अगली खबर की तरफ चलने से पहले आपको एक दफा फिर याद दहानी करवा दें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त यूट्यूब चैनल्स को बंद किया जा रहा है। पहले तो फायरवॉल थी, लेकिन अब मुकम्मल बंद किया जा रहा है। हमारा मोहित पीरजादा का, साबिर शाकिर, दूसरे दोस्त इमरान रियाज, सबका जो यूट्यूब चैनल है वो मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते में या अगले हफ्ते में बंद हो जाएगा। इस सिलसिले में आपसे रिक्वेस्ट ये की थी कि एक तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन करें। बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट्सएप चैनल जब आप ज्वाइन करते हैं, ना हमें पता होता है कि आपने ज्वाइन किया, ना चौधरी निजामुद्दीन को पता हो सकता है। आप में से कई लोग ये समझते हैं कि शायद पता लग जाएगा कि किस किस ने ज्वाइन किया हुआ है, तो ऐसा नहीं है। आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी उसके अंदर मुकम्मल रहती है। व्हाट्सएप ये डाटा किसी से शेयर नहीं करता। तो ना आपको पता होगा कि आपने इस चैनल को ज्वाइन किया है, और ना हमें पता होगा, मैंने आपको तो पता होगा, मैंने कह दिया, आपके किसी दोस्त साहब आपको पता नहीं लग सकता कि आपने उस चैनल को ज्वाइन किया हुआ है, ना ही चौधरी निजामुद्दीन को, और ना ही हमें पता लग सकता कि आपने ज्वाइन किया है। ये व्हाट्सएप चैनल जो है ये ग्रुप की तरह काम नहीं करता, इसमें मेंबर्स नजर नहीं आते। या आपने चैनल ज्वाइन किया होता है, आपको सिर्फ हम नजर आते हैं कि हम आपको मटेरियल भेज रहे हैं, बाकी मेंबर्स आपको इसमें नजर नहीं आते। तो आप इसमें महफूज हैं, इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें और हम आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन भेज सकें जब ये चैनल्स जो है वो ब्लॉक कर दिए जाएं। और साथ साथ हमने आपको वीपीएन्स भी रिकमेंड किए हैं, आखिर पर लिंक भी देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है इस व्लॉग के, जहां से आप वीपीएन्स इंस्टॉल कर लें ताकि जब ये बंदिश हो तो आप वीपीएन पर ये व्लॉग्स देख सकें। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। साबिक एयर वाइस मार्शल नासिरुद्दीन वाई, उन्होंने कहा कि कौमें जंग इकट्ठे लड़ती हैं,
सिर्फ फोर्सेस नहीं लड़ती, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर हमारे सोशल मीडिया ने लड़ी है वो अमेजिंग है। ये बात, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन जिन्होंने लड़ी है उन सबको हाफिज जी ने तुन के रखा हुआ है, और मजीद भी तुन के रखने का फैसला किया हुआ है। चलें ठीक है, तुन के रख लें, वो भी वैसे वापस तुन के रखेंगे। ये थोड़े दिनों के बीच में छुट्टी आई थी, जो भी हुआ, ये जैसे भी हुआ, मैंने कल भी कहा था कि ये तो हमें हमारा एटॉमिक प्रोग्राम बचा गया। मैं थोड़ी को ज़्यादा कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ी बहुत कहूँगा। आपने समझना है कि ये नहीं कि हमने एटमी हमला कर देना था, कुछ और मसला हुआ था, वो खलारा लंबा पड़ गया था, जिसकी वजह से जिन्होंने डाला उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना खलारा पड़ जाएगा। तो फिर सारी दुनिया ने यही कहा कि बस यार रहने दो, मीन आप लोग ना लड़ें, ये खलारा ज़्यादा लंबा पड़ गया तो ये तो आप खुद भी नहीं रहेंगे और कोई और भी नहीं रहेगा। तो वो हमारी बचत हो गई। लेकिन मसला ये है कि जिन्होंने ये वॉरफेयर लड़ी उनको तो पिछले 3 साल से तुन के रखा हुआ है, उनके घरों को, उनकी फैमिलीज को। उनको देखते हैं अब आगे क्या होता है, पर मुझे लग यही रहा है कि आगे भी यही काम होना है। अच्छा जी, जो बीएसएफ का जवान पूर्णम कमार पाकिस्तान की हिरासत में था, जो इंडियन फौज का एक जवान था हमारे बीएसएफ का, हमारे कब्जे में, उसको 23 अप्रैल को शायद हिरासत में लिया गया था। उसको वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी हकाम ने इंडिया के हवाले कर दिया। वैसे पहले ही कर देना चाहिए था, इंटरनेशनल लॉज तो ये कहते हैं कि फौरी तौर पर सोल्जर्स को वापस करना चाहिए, हमारा उधर हो या इधर हो। लेकिन चलें, अच्छा किया, वापस कर दिया आखिरकार। इसके साथ साथ मोदी के एक वजीर ने कर्नल सोफिया कुरैशी, जो आपके सामने चेहरा थी ऑपरेशन संदूर का, और वहाँ से वो हमें बताती थी कि पाकिस्तान ने 7 मई 2025 को जो है वो मेरा ख्याल उत्तरी सीमा पर जो है वो पाकिस्तान ने हमला कर दिया था। तो उनके ऊपर अब हिंदुत्व वालों ने हमला कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, ये दहशतगर्दों की बहन है और इनका इलाज किया जाना चाहिए। असल में तो मुसलमानों को वहाँ दहशतगर्द कहा जाता है, कर्नल सोफिया कुरैशी क्योंकि एक मुसलमान है, तो अब उनके ऊपर भरपूर हमला किया गया है। वहाँ पर उनके बीजेपी के अपने वजीर और सीनियर रहनुमा विजय शाह ने भारतीय फौज में खिदमात अंजाम देने वाली मुस्लिम कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया। मतलब वो बेचारे वहाँ पर कुछ भी कर लें, उनके साथ यही सलूक होता है। वैसे वो भी तो हमारी एयरफोर्स की तरह की हैं, जैसे हमारी एयरफोर्स कुछ भी कर ले इनको क्रेडिट नहीं मिलता, इसी तरीके से वहाँ वो बेचारे कुछ भी कर ले उनको क्रेडिट जो है वो नहीं मिलता, बल्कि उनको डिसक्रेडिट मिलता है। चलें, यहाँ एयरफोर्स को हम उस तरह डिसक्रेडिट नहीं करते, इतनी हमारी मेहरबानी है, लेकिन इससे ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिलता। अच्छा जी, अगली खबर आखिरी जो आपके सामने रखनी है, वो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब से इसराइल को तस्लीम करने पर पुरजोर उनसे मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि मेरी इज्जत अफजाई होगी अगर सऊदी अरब जो है वो इसराइल को तस्लीम कर ले। मेरा ख्वाब है कि सऊदी अरब जल्द ही इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो जाए, सदर ट्रंप ने यह कहा है। अब ऐसा ना हो कि कहीं तहरीक लब्बैक जो है वो इसके ऊपर कोई मार्च वार्च शुरू कर दे, कोई बातचीत शुरू कर दे, कोई प्रोटेस्ट शुरू कर दे। लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ, वो भी इसके ऊपर, मैंने कहा सांस नहीं लेंगे। ये मेरा आपके सामने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ है। मार्च करना तो दूर की बात, फतवा जारी करना तो दूर की बात, सांस नहीं लेंगे। तो अगर सऊदी अरब ये कर देगा तब भी सांस नहीं लेंगे हमारे उलमा कराम इसके ऊपर, क्योंकि फिर सऊदी अरब तो सऊदी अरब है, जाहिर है सबका एहतराम उन पर वाजिब है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।